बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहांगीर तरीन ने एक और मुलाकात की है, यानी एक मुलाकात उनकी हुई शहबाज शरीफ साहब से। खुफिया तौर पे नून लीग के ज़राए ने मामला बाहर निकाला। जहांगीर तरीन खुद भी चाहते हैं कि सबको पता चले कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। एक तो वो आपस में मुलाकात करते हैं, उनके जो वो करीबी साथी जिनको उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ज्वाइन करवाया था, या वो लोग जो उनके बहुत करीबी हैं और उन्होंने उनको टिकट दिए हुए थे, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तादाद बढ़ सकती है आने वाले वक्त में, और ये इमरान खान साहब के लिए ख़तरा भी हो सकता है। तो एक तो वो आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरा जहांगीर तरीन साहब ने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, काफ लीग से वो राब्ते में हैं, और अब उन्होंने फाइनली मुलाकात की है बिलावल भुट्टो जरदारी से। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन इस मुलाकात में अभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जहांगीर तरीन ने कोई हामी नहीं भरी। उन्होंने तहरीक-ए-एतमाद में अपोजिशन का साथ देने पर आमादगी पूरी तरह जाहिर नहीं की, लेकिन ये कहा है कि उन्हें 1-2 हफ्ते का टाइम दिया जाए, वो इस पर फैसला कर लेते हैं। यानी कम से कम 5-7 दिन के अंदर वो फैसला करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन के अंदर फैसला करेंगे, और फिर अपोजिशन के साथ दोबारा बैठेंगे। ये 10-12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जहांगीर तरीन से फजलुर रहमान साहब मिले, जो जहांगीर तरीन को एटीएम कहते थे, जो करप्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, चोर और डाकू कहते थे। जहांगीर तरीन से शहबाज शरीफ मिले। शहबाज शरीफ और उनका पूरा ख़ानदान जहांगीर तरीन पे इसी तरह के इल्ज़ामात लगाता था। फिर अब जहांगीर तरीन से मिले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमारा एहतसाब होता है, जहांगीर तरीन इतनी करप्शन करते हैं, उनका एहतसाब क्यों नहीं होता। अब इन तीनों ने मिल लिया, और दीगर लोग भी मिल रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं जिनको जहांगीर तरीन के इमरान खान साहब के साथ होने का बहुत दुख और तकलीफ़ थी, लेकिन अब ये सारे ऑनर समझ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को निकालने के लिए इस एक आदमी की ज़रूरत है। जहांगीर तरीन साहब का मसला बिल्कुल हल हो सकता है, और इमरान खान साहब एक झटके में हल कर सकते हैं। एक ही फार्मूला है कि वो जहांगीर तरीन को बुलाएं और उनसे एक मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब ने अगर जहांगीर तरीन से मुलाकात की, तो उस मुलाकात का नतीजा ये निकलेगा कि फौरी तौर पे अपोजिशन मायूसी के अंधेरों में चली जाएगी, क्योंकि उनके पास इत्तेहादी तो माने नहीं। इत्तेहादियों ने जो बात की वो ये कहा कि एक तो आपका आपस में इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा, दूसरा अपोजिशन के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिस प्लान के ज़रिए से वो इस हुकूमत को गिराने के बाद या इमरान खान साहब को निकालने के बाद आगे मामला कैसे बढ़ाने हैं, पता नहीं चल रहा कि अपोजिशन ये कैसे करेगी। और हम अगर आप लोगों से मिलते हैं, जो इत्तेहादियों ने कहा, तो पीपल्स पार्टी की ज़ुबान कुछ और है, यहाँ पे PMLN की कुछ और है, फजलुर रहमान साहब का प्लान कुछ और है। तो आप लोगों का प्लान भी एक जैसा होना चाहिए। ये शिकवा ख़ास तौर पे काफ लीग को भी है। काफ लीग को तो और भी बहुत सारे शिकवे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर इमरान खान साहब को गिराना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इसमें तो हम साथ नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने इमरान खान साहब को निकाल दिया तो फिर हम आपका साथ देंगे नया कायदे-ए-ऐवान चुनने में। यानी अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ना रहे और उनके अपने लोगों ने गद्दारी करके उनको निकाल दिया, तो निकाल दिया, ठीक है। जहांगीर तरीन को इस्तेमाल कीजिए, PTI के उन 20-22 लोगों को इस्तेमाल कीजिए जो आप कहते हैं कि आपके साथ मिले हुए हैं, तो आप उनको निकाल दें। तो जब आप इमरान खान को इर्रेलेवेंट कर देंगे, वज़ारत उज़्मा की नशिस्त से उनको हटा देंगे, तो फिर हम आपका साथ देंगे, और फिर नया कायदे-ए-ऐवान बनाने के लिए बैठ के बात कर लेंगे। अब वहाँ तो काफ लीग को ये भी लगता है कि हम अपना भी वज़ीर-ए-आज़म ला सकते हैं। तो सबको इस किस्म के असेसमेंट है, तो एक बड़ा गेम होगा। सब अपना अपना जो है वो हिस्सा वसूल करने के लिए उस वक्त एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन एक आदमी है जो तरीन साहब से नहीं मिला, बाकी सारे मिल रहे हैं, वो इमरान खान। अगर इमरान खान आज जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात कर लें या बुलवा के वैसे मुलाकात कर लें, तो जहांगीर तरीन साहब वाला फैक्टर जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा, और फिर अपोजिशन के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि इत्तेहादियों को तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह काबू कर दिया है। जो उनको चाहिए था वो मिल भी गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेहादी छोड़कर जाएंगे। मामला सिर्फ आकर टिका हुआ है कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऐसे लोगों पर जो मज़ीद कुछ चाहते हैं, ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन, जिनके अपने केसेस चल रहे हैं।
अब एक ताज़ा तरीन मवाजना आया है ताकत का कि रूस, चाइना और अमेरिका ये ताकत के तवाज़ुन में कहाँ खड़े हैं। और ये एक बड़ी अहम रिपोर्ट है जो अमेरिका और यूरोप में छप रही है। इसमें साइंटिफिक अमेरिकन एक जरीदा है, उसने बहुत डिटेल के साथ चीज़ें छापी हैं, वहाँ से मैं आपको इसकी तफसीलात बताने वाला हूँ। ये साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट ये कहती है कि मुस्तकबिल की लड़ाई में रूस की नई सलाहियतें जो हैं लड़ने की, वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जैसे कि उनके पास रोबोटिक हथियार हैं, खुदकार हथियार हैं, और तवील तक फासला करने वाले बहुत सारे हथियार ऐसे मौजूद हैं जो अमेरिका के पास नहीं हैं। और रोबोटिक हथियारों को दूर तक मारने वाले हथियारों के साथ जोड़ने की उनकी सलाहियत है। फ़िज़ाई और खलाई हमलों समेत बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं रूस के पास जो पहले इस दुनिया में किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किए गए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रूस कई अहम जंगी शोबों में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है और कई शोबों में पीछे छोड़ देगा मुस्तकबिल में, ख़ास तौर पे आर्मर के शोबे में, आर्टिलरी के शोबे में, फ़िज़ाई दफा के मामलात में, खला और साइबर स्पेस में। यहाँ पे रूस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और उन्होंने बहुत पैसा लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दिफा को जदीद मैदान जंग की नई हकीकतों के मुताबिक ढालने की अब ज़रूरत है। वजह यह है कि अमेरिका ये समझता है कि उन्होंने अपने आप को ऐसी लड़ाई के लिए तैयार नहीं किया जहां उनको सामना करना पड़े एक आलमी कुव्वत से। यानी अमेरिका ने अपने आप को तैयार किया अफ़गानिस्तान जैसी लड़ाइयों के लिए जहां इंतहाई कमज़ोर दुश्मन से उनका मुकाबला था। हालांकि वो दुश्मन मजबूत इतना था कमज़ोर होने के बावजूद कि उसने मुकाबला किया और अमेरिका को निकाल दिया। उन्होंने तैयारी की इराक़ के लिए, शाम के लिए, लीबिया के लिए। तो ऐसे ममालिक के लिए जो तैयारी की जो आगे से जदीद तरीन हथियारों से लैस नहीं थे, जिनके पास ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जो रूस के पास और चाइना के पास हैं। अमेरिका ने अपने आप को ऐसी लड़ाइयों में एंगेज रखा, ऐसी लड़ाइयों में वो उलझा रहा जो लड़ाइयाँ उतनी बड़ी या उतनी शिद्दत के साथ नहीं थी। अब अमेरिका अगर सामना करता है चाइना का या रशिया का, तो रवायती लड़ाई में उसको अपने जितने ताकतवर हरीफ का सामना करना पड़ेगा। क्या इस लड़ाई के लिए अमेरिकन फ़ौज, उसके हथियार या ज़हनी तौर पे उसके जर्नल्स और उसके फ़ौजी तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिकन फ़ौजियों को मारने की आदत है, मरने की आदत नहीं रही गुज़िश्ता कई सालों से। यानी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में उनको मार पड़ी है, बेशक इराक़ में भी पड़ी है, लेकिन जहाँ स्ट्रेटजी में मार खाई वहाँ मार खाई। हथियारों में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में अमेरिका आगे रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कमज़ोर फ़ौजों ने, बहुत कमज़ोर ग्रुप्स ने अमेरिका को नाकों चने भी चबवाए हैं। तो जो मैदान जंग की नई हकीकतें हैं, अगर अपने जितने बड़े मुल्क के साथ अमेरिका लड़ने जाता है तो रवायती लड़ाई में अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट कह रही है। नेटो इत्तेहाद जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाएगा अगर अमेरिका को शिकस्त होती है। तो नेटो इत्तेहाद हमेशा के लिए टूट भी सकता है अगर अमेरिका ये कमज़ोरी उसकी पकड़ी जाती है और बार बार पकड़ी जाती है तो। और इसके नतीजे में जो मुमकिन तौर पे हो सकता है वो ये हो सकता है कि अमेरिका या ये ममालिक जौहरी हथियारों को इस्तेमाल कर लें। यानी एटमी हथियारों का इस्तेमाल तभी होगा जब किसी बहुत बड़े जायंट को शिकस्त हो रही होगी या किसी एटमी कुव्वत को शिकस्त हो रही होगी। अमेरिकी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स मैक कॉनवेल का कहना है कि हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक हरीफ हैं जिनके पास बड़ी फ़ौजें हैं। यानी चाइना, रशिया, ये बहुत बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं इनके पास। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज जो है वो चाइना के पास है। रशिया के पास दुनिया की तीसरी तादाद के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी फ़ौजें हैं वो। अमेरिकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान और इराक़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो रखी है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी है। लेकिन रूस या चीन के ख़िलाफ़ मुमकिन लड़ाई, जिसे पेंटागन अब अमेरिकी फ़ौज के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है, इसे टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सेट पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी। यानी अगर रूस और चीन से लड़ना है तो आपको वो तैयारी नहीं चाहिए जो आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए की थी। ये तैयारी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यहाँ पे आपको भारी और ख़तरनाक हथियारों का और टेक्नोलॉजीज़ का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसे हथियार देखने को मिल सकते हैं मैदान जंग में जिनसे लड़ने का आपने कभी तजुर्बा भी नहीं किया और आपका उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस या
आपको उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। अब 100 से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी नुमाइश हो चुकी है। चाइना इस तरह के काम कर रहा है, रशिया इस तरह के काम कर रहा है, अमेरिका भी इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अमेरिकी फ़ौज ने एक चीज़ तो की है कि 2024 तक वो एक बहुत बड़ी प्रोटोटाइप सुपर कैनन तैयार करने जा रहे हैं। एक ऐसी तोप जो 1000 मील तक अहदाफ को निशाना बना सकती है, और ये अब तक की सबसे दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने वाली तोप बनने जा रही है। यूक्रेन पर रूस के 2014 के हमले में एक बहुत बड़ा सबक था, वो भी इसी रिपोर्ट में लिखा गया है। वो ये था कि अमेरिका को हर हाल में अपने दूर तक मार करने वाले हथियारों की सलाहियत में इजाफा करना होगा। 2024 तक अमेरिका इस नई तोप के ज़रिए से बहुत हद तक करीब पहुंच जाएगा, लेकिन रशिया ने पहले ही दूर तक मार करने वाले बहुत सारे हथियारों का तजुर्बा कर रखा है। अब एक रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसी रिपोर्ट के साथ जब आप उसको मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशिया के पास क्या है। रूसी सदर पुतिन ने जोहरी मिसाइलों की मशकों का आगाज़ कर दिया है। जो मिसाइल एटम बम ले जा सकते हैं और एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं, रूसी सदर ने उनकी मशकें शुरू कर दी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हफ्ते के रोज़ सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन से रूसी जोहरी मिसाइलों वाली तजर्बाती फ़ौजी मशक का आगाज़ कर दिया है। मॉस्को हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने जोहरी मशकों के आगाज़ की तस्दीक करते हुए बताया कि इनका मकसद स्ट्रेटेजिक जोहरी हथियारों के हवाले से रूसी तैयारी को जांचना है। रूस चेक कर रहा है अपने मिसाइलों को, अपने हथियारों को, कि हम ख़तरे में हो तो कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, हमारी काबिलियत और अहलियत क्या है। अच्छा, तो इस आजमाइश के मौका पर जब ये प्रैक्टिस और ये तजर्बे शुरू किए गए तो बताया गया है कि उस मौका पर बेलारूस के सदर भी वहाँ पे सदर पुतिन के साथ मौजूद थे। ये बताता है कि रूस अपने इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने में भी कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अब जब रूस जा रहे हैं तो पाकिस्तान का एक एजेंडा ज़रूर है कि रूस कश्मीर के ऊपर ज़रूर बात करे, और रूस ये चाहेगा कि पाकिस्तान यूक्रेन के ऊपर ज़रूर बात करे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे यूक्रेन के मामले में रूस का साथ देने पर। अगर रूस कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देता है तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि ये ना हो। तो मेरे ख्याल में बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट पाकिस्तान का आएगा अगर रशिया ने कश्मीर के मामले के ऊपर खुलकर बात ना की तो बड़ा पाकिस्तान का जो है बैलेंस स्टेटमेंट होगा कि ये आलमी ताकतों को मिलकर रहना चाहिए, मामलात को बातचीत से हल करना चाहिए और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आएँ। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान करेगा। लेकिन अगर रशिया पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में एक बड़ी सपोर्ट देता है तो फिर पाकिस्तान यूक्रेन के मामले में रूस को एक सपोर्ट दे सकता है। अच्छा, रूसी सदर ने बहुत सारे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का तजर्बा करवाया अपनी फ़ौज से, और साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि रशियन हथियार वाकई में ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है कि कौमी सरहद ताकत के ज़ोर पर किसी भी सूरत तब्दील नहीं होना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि अगर रूस ने हमला किया तो फिर हम बहुत तगड़ा जवाब देंगे, लेकिन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मामले को हवा दे रहा है, लड़ाई करना भी नहीं चाहता। एक और रिपोर्ट भी आई है और वो बड़ी संजीदा रिपोर्ट है अमेरिका के हवाले से कि चीन ने अपना जो खलाई प्रोग्राम है वो बहुत हद तक बढ़ा दिया है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इसको छापा है। 5 वर्षों में चीन में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो अपनी खलाई तहकीक में अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि चीन ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर रखा है जो अमेरिका से उसे आगे निकलने में मदद देंगे। चीन के जो खलाई प्रोग्राम के फंड्स हैं वो नासा के खलाई प्रोग्राम्स के जो फंड्स हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चीन ने अपना पहला सैटेलाइट 1970 में खला में भेजा था। उन्होंने अपना पहला जो खलाबाज है उसको 2003 में खला में उतारा था। वो अमेरिका से बहुत पीछे है। लेकिन रूस और अमेरिका के बाद वो दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये सलाहियत हासिल की है। और अब चीन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है पिछले 10 सालों में
कि ये तवक्को की जा रही है कि अगले 5 सालों में चाइना खला के अंदर रूल कर रहा होगा और अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा। 2019 में उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। उन्होंने चांद के दूर अफ्तादा इलाके के अंदर अपना एक खलाई लैंडिंग की थी और एक बहुत बड़ा चाइना के पास खलाई स्टेशन है त्यांगोंग, जिसको इस वक्त वो लोग तैयार कर रहे हैं और उसको फ़ाल करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो मरीख के ऊपर, मरकरी के ऊपर, चांद के ऊपर और खला में बेशुमार तजर्बे करने जा रहे हैं। चाइना का ये मिशन है कि 2025-26 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि चीन की जो उसका खलाई मिशन है उसकी मरीख पर कामयाब लैंडिंग भी एक बहुत बड़ा उनका संगे मील है और उसके लिए भी वो ज़बरदस्त फर्दर फ्यूचर में और काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं। चीन का जो खलाई प्रोग्राम है वो अमेरिका या नासा के खलाई प्रोग्राम से ज़्यादा जारहाना है। ये चीज़ें बताती हैं कि रूस और चीन किस तरीके से खला में, हथियारों की दौर में, फ़ौज की तादाद में और रवायती जंग में अमेरिका से आगे निकलते चले जा रहे हैं और अमेरिकन इस बात पे खासे परेशान हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।